आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। और आज एक और मेहमान हमारे साथ हैं, कभी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीति में उनकी बहुत रुचि है, गोविंद सरीन जी। सुधीर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 90 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है कल लोग घरों से निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके प्रचार बंद हो गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग आज शुरू है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ दो अनुभवी जो बैठे हैं, इनके जो विचार है मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन 1.5 महीने 2 महीने के बीच में जितना प्रचार हुआ है, जितनी दौड़ धूप यहाँ पे हर पार्टी ने की है, बड़े बड़े नेता जम्मू में आए हैं, कश्मीर में आए हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बहुत सारे नेता आए हैं और लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है इस वक्त वो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी कैंडिडेट हैं प्रचार करके थमे हुए हैं, थमने के बाद वो अपने अपने कॉपी पेन लेके जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कहां से कितने वोट मिलेंगे, मैं कहां से जीत रहा हूं, कौन सा मुझे एरिया मिल रहा है, कौन सा नहीं। लेकिन मुझे पता है आप दोनों का बहुत अनुभव है, बिना कॉपी पेंसिल के भी आप सब कुछ बता सकते हैं। तो मैं दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, 90 सीटों के लिए 87.9 लाख वोट्स हैं, जो वोटर हैं वो मतदान करेंगे कल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 32 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ रही है, उसके साथ पीडीपी 48 सीटों पर लड़ रही है। इसके साथ इंजीनियर रशीद की इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो भी है, पीपल कॉन्फ्रेंस वो भी इंडिपेंडेंट में गिनी जाती है, अपनी पार्टी है वो भी इंडिपेंडेंट में है, वे सब चुनाव में खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त साख जो दाव पे लगी हुई है वो है भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की। दोनों का दावा है कि सरकार हमारी ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, कल प्रधानमंत्री जी ने 1-2 दिन पहले जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली की थी और उन्होंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस एनसी गठबंधन जो है वो भी तैयारी में है। इसके साथ साथ दूसरी छोटी मोटी जो पार्टियां हैं वो भी देख रही हैं कि हमें किस ओर जाना है, कल अगर जरूरत पड़ती है चुनावों में क्या पोजीशन आती है, सरकार बनाने में क्या पोजीशन आती है, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन मैं शुरुआत सुधीर जी आपसे करूंगा। क्या लग रहा है आपको कि पहले जो हमारे वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं चुनावों के बारे में, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन चुनावों के बारे में वोटर क्या सोच रहा है? देखो दर्शी, पहली बात यह है कि ये जो एक डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल जो आया है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद आया है। लोग इसका वेट कर रहे थे 10 साल के लिए। 10 साल के बाद मौका मिलेगा अभी इनको वोट देने का और लोगों ने माइंड बना के रखा हुआ है कि कहाँ पे हमने वोट करना है, किसको करना है। मैं जैसे हम लोग कहते हैं कि जो रैलीज में देखते हैं लोग, दिखते हैं जो सभाओं में देखते हैं या बाइक रैलीज में देखते हैं लोग, वो 100% किसी भी कैंडिडेट के वोटर नहीं होते हैं। जो वोटर है वो बहुत ही सुलझा समझा और बहुत ही अक्लमंद होता है। वो अपने घर में बैठ के माइंड बना रहा है, बनाया हुआ है उसने, मैंने किसको वोट देना है। और उसका सारा जो एक होता है जो बाहर आएगा हिसाब, वो 8 अक्टूबर को 12-1 बजे के करीब करीब हम लोग सब देखेंगे कौन सा कैंडिडेट कहां से लीड कर रहा है। गोविंद सिंह जी, 1.5 महीना यहाँ पे प्रचार चला, बहुत जोर से प्रचार चला और आपको तो इलेक्शंस का बहुत एक्सपीरियंस है लड़ाने का। आप पत्रकार भी हैं और इलेक्शन भी आपने बहुत लड़ाए हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस 1.5 महीने में कौन सा पार्टी का अपना प्रचार करने में और लोगों तक पहुंचने में वो एक अच्छी पार्टी साबित हुई? जहां तक प्रचार का अनुभव कहें तो प्रचार के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सभी दूसरे दलों से 21 ही रही है, उनसे आगे चल के चली है। किसी भी तरह के पैसे का हो, नेताओं का आगमन हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, कार्यकर्ताओं का जोश हो, सभी
तरह के आंकड़ों को अगर जुगाड़ किया जाए, उसका सोच समझ कर आकलन किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार की दृष्टिकोण में सबसे आगे निकली है। आने वाले दिनों में हर पार्टी का अपना अपना वोटर होता है, जो ट्रेडिशनल वोट जिसको हम कहते हैं, तो ट्रेडिशनल वोट को छोड़कर केंद्र के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश की दूसरी रियासतों का अगर जम्मू कश्मीर की रियासत का आकलन किया जाए तो जम्मू कश्मीर में वोटर पढ़ा लिखा है, जम्मू कश्मीर में लोग पढ़े लिखे हैं और वो बहुत सूझबूझ रखते हैं, बड़ा आकलन करते हैं, हर पहलू पर अपनी नजर रखते हैं और सब नेताओं की बात सुनते हैं। और वोटर अभी तक साइलेंट है, कल वोट होना है। अभी जो नौजवान वोटर है जिन्होंने पहली दफा वोट करना है, वो अभी भी इस सोच विचार में है कि हमारा मुस्तकिल नेता कौन होगा, कौन सी पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के विकास के मुद्दे लेकर आएगी, उनके रोजगार के पहलुओं को कौन छुएगी। इन सब बातों का आकलन 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सुनील जी, एक बात सिंह साहब ने कही कि यूथ वोटर है, युवा वोटर है, साइलेंट है। बिल्कुल। और इस बार हम देख रहे हैं कि फीमेल वोटर भी साइलेंट है। जिस तरह से पहले यार वो बाहर आते थे, जिस तरह से वो होता था, पता चलता था इनका रुझान किस तरफ है। और यूथ वोटर का कितना प्रभाव होगा इस चुनावों में? क्या वो चुनावों का रुख बदल सकते हैं? दर्शी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यूथ वोटर है, वो अपना भविष्य को तलाश रहे हैं कि हम किस कैंडिडेट को जिताएं जो हमारी बात विधानसभा असेंबली में या सरकार में जब मंत्री बने तो कैबिनेट में उठा सके। वो उसको देख रहा है। यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर जिसको हम बोलते हैं यूथ वोटर, वो उसी को, उसकी नजर उस पे है। वो देखो, जैसे आपने दूसरा हमने बताया, तो आपने बताया फीमेल। हर पार्टी का बड़ा लंबा लंबा उन्होंने वायदे किए कि हम 30% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे, किसी ने दी नहीं। आपने देखा कितने लोग कैंडिडेट, कितने फीमेल कैंडिडेट मैदान में है। बिल्कुल, ठीक है ना, किसी ने नहीं दी। सब कहने की बातें हैं कि ये 30% हम रिजर्वेशन देंगे या कितनी भी देंगे। कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, किसी ने 30% छोड़ के 3% भी वुमेन को रिजर्वेशन अपनी पार्टी में इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में नहीं दी हुई है। ये भी एक जो उनके माइंड में, फीमेल के माइंड में चल रहा है। ये जैसे हम अक्सर कहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर और फीमेल वोटर ये बड़ा क्रूशल वोटर है। ये कहाँ जाएगा, ये उसी समय आपको पता चलेगा, उसी रात को पता चलेगा कि अगले दिन ये कहाँ जा रहा है। सिंह साहब, एक चीज, आप शहर के गढ़ में रहते हैं और शहर के गढ़ में सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ है पूरे जम्मू में हुआ है, लेकिन गढ़ जिसे कहते हैं ना, जैसे पुराना जम्मू हम कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जहां से निकला है, उसको कह रहे हैं कि वहां पे बिजली के जो स्मार्ट मीटर को लेके एक बड़ा विरोध निकला हुआ है। क्या स्मार्ट मीटर जो है इस चुनावों में कोई असर डालेगा? कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटर है, कुछ लोगों को इसने रुलाया है जी। जो छोटा तबका है, मध्य वर्गीय है, उनका जहां 2000, 3000, 2500 रुपया बिल आता था, आज वो 7000, 8000 आ रही है। लोग सुविधाओं का लाभ तो उठा रहे हैं और पैसे देने भी पड़ते हैं, उसके लिए अपने आप को थोड़ा कोर कसर रखते हैं। यदि आप सुविधाओं का लाभ उठाएं तो पैसे भी देने पड़ेंगे। अन्य राज्यों की तरह देखें, 8 रुपए 9 रुपए यूनिट बिजली है, यहाँ 3 रुपए 80 पैसे 70 पैसे यूनिट बिजली है। बाकी स्टेटों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत सस्ती है। रहा सवाल स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार पैसे दे रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई कष्टदायक चीज है वो गुंडा कट है। जो बिजली का कट है वो लोगों को तकलीफ दे रहा है। लोग पैसे देने के बावजूद भी पीडीडी
बिजली विभाग काट लगा रहा है, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, बिना कहे, बिना सोचे, कोई विचार किए, किसी की सुविधा को नजरअंदाज करके लोगों को रुला रहा है। स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिजली के कट लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन सुनील साहब, जहां तक मीटर्स की बात करें तो पिछली बार भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो सबसे पहले मीटर चेंज किए। उस वक्त सुरजीत सिंह सलाथिया जो है मंत्री थे बिजली डिपार्टमेंट के, पीडीडी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी कहते हैं मीटर पे उतार देंगे, स्मार्ट मीटर उतार देंगे। बिल्कुल कहा उन्होंने। और आज भी हो सकता है सुरजीत सिंह सलाथिया फिर वो मंत्री बने आपके। तो क्या पहले उनका डिसीजन गलत था या अब डिसीजन उनका गलत है? इस पर क्या प्रभाव होगा? चुनाव की दृष्टिकोण से लोग लबाने वादे किए जाते हैं, वो पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ये मीटर तो ऐसे ही चलेंगे। मीटर यूनिट कोई 200 फ्री दे रहा है, कोई 300 फ्री देने का वादा कर रहा है, ये इससे अधिक कुछ नहीं होने वाला है। मीटर यूं ही चलेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो बिजली के कट हैं उसमें सुधार किया जाए तो लोगों को मीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग पैसा देना चाहते हैं। सुधीर जी, अब इन्होंने फ्री की बात की, ये फ्री चुनाव में बहुत आ गया। बिजली फ्री, अनाज फ्री, दालें फ्री, पानी फ्री, ये सब फ्री अब बांटना शुरू कर दोगे तो क्या स्टेट का बजट रहेगा? जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर है, उनकी हालात क्या होगी? वो क्या नहीं सोचेंगे भाई हम तो पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा ये फ्री में बैठ के खा रहे हैं, ये फ्री कब तक चलेगा? देखो अदर जी, आज जितने भी आपने क्वेश्चन रेज किए हैं बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के हैं सारे। आपने देखा ये जो फ्री बीज है, जिसको हम बोलते हैं फ्री बीज, ये राशन फ्री। अगर राशन फ्री इन्होंने 70 करोड़ लोगों को दिया है, इट मीन्स कि 70 करोड़ जो लोग हैं हमारे गरीब हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 70 करोड़ हमारे गरीब हैं, है ना। बिजली अगर दे रहे हो 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दे रहे हो, आप क्या मतलब क्या वर्ल्ड में या अपनी कंट्री में क्या मैसेज दे रहे हो आप? अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे, आपने देखा होगा कि वहां पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री होती है। जो चीज मैंडेटरी है एजुकेशन और हेल्थ, उसको फ्री कर दो। जो चीज जिसको जरूरत ही नहीं है, 5 किलो राशन की जरूरत है, वो अमूमन आपने देखा होगा 5 किलो राशन लेके शाम को वो जो राशन है बेच भी देते हैं, आधे से ज्यादा लोग बेच देते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जो फ्री वाला सिस्टम है ना, फ्री में सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन इन्होंने इतनी महंगी कर दी हुई है कि आउट ऑफ रीच हो गया। जो आम पब्लिक के कॉमन मैन, जो सैलरी क्लास जिसको हम बोलते हैं, उनके रीच से इन्होंने बाहर कर दिया। उसको फ्री करो ना, एजुकेशन को फ्री करो, हेल्थ फैसिलिटीज को फ्री करो, इंप्रूव करो। दूसरा, जैसे सरीन साहब ने बताया ना कि स्मार्ट मीटर का ये बड़ा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर जैसे मैंने हमेशा ही बोलता हूँ, कहता हूँ, रेस्ट वाइज स्टेट में हमारे पास 9 हाइडल प्रोजेक्ट थे जी, जिसमें हमारा स्टेट का शेयर होता था हर प्रोजेक्ट में 9% स्टेट का शेयर। हम उस 9% शेयर से अपने लोगों को सब्सिडाइज समझो या अपने उसमें कंसेशन रेट में बिजली प्रोवाइड कर रहे थे, जो आज तक सरकारें थी। जब 5 अगस्त 2019 को यूटी बनाया, यूटी के बाद हमारा वो जो लाइन जो शेयर था, स्टेट का शेयर था, क्योंकि पानी हमारा दरिया में, बिजली वहां से जनरेट हो रही है, जमीन हमारी, दरिया हमारे। लेकिन आज की डेट में जितनी बिजली वहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, वो एनएचपीसी को जा रही है, और एनएचपीसी से खरीद के एक यूनिट खरीद के वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजली तो तभी कॉस्टली हमें मिल रही है। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसमें मतलब फ्री देने की बजाय इसको आप कास्ट उसकी कम की जाए, कास्ट के कम कर दो, जो है उनकी अप्रोच पे हो कि उनको लगे ना कि हमारे बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो सलीम साहब, इसके साथ साथ आप, मैंने कहा ना कि आप एक ऐसे घर में बैठे हैं या कोई भी छींक भी मारता है तो वो सारी बात फैल जाती है। अब घरों के बाहर एक प्लेटें लगा दी हैं, वो प्लेट जो नंबर प्लेट लगा दी है, उसको लेके भी बहस शुरू होगी, अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, लग चुका है या क्या है, अभी तक लोगों को बताया नहीं गया। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लोगों को अब देना पड़ेगा, जिसका भी चुनावों में तो बातें आई हैं? क्या कहना है आपका? जो घरों के बाहर
म्यूनिसिपलिटी विभाग प्लेटें लगा रहा है, उसका आम जनमानस को समझाने में सरकार फेल रही है कि हम एक्चुअल में करना क्या जा रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, आपके घर को पंजीकरण किया जा रहा है, जहां आपका पूरे एरिया को लाइमलाइट में ला रहे हैं, उसके बारे में म्युनिसिपल विभाग फेल रहा है लोगों को समझाने में। लोग उठते हैं, देखते हैं, हर रोज नई प्लेट लग जाती है, क्या है क्या नहीं है, ये अभी तक लोगों को ये क्लियर करने में फेल रहे हैं। गवर्नमेंट को बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को कि ये जो हम प्लेटें लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है और ये क्यों लगाई जा रही हैं, उसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से। सुनील जी, मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो रिजर्वेशन का एसटी स्टेटस का पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों का इस चुनावों में, क्योंकि हमें जो पार्लियामेंट चुनाव थे उसके ऊपर कुछ ज्यादा इसका प्रभाव देखा नहीं, असर देखा नहीं। बिल्कुल। क्या इन चुनावों में इनका कोई प्रभाव रहेगा? देखो आदर्श जी, जैसे एसटी को पहाड़ी स्टेटस देना है, इन्होंने दिया, जो 9 सीट्स इनके लिए जो रखी है, मैक्सिमम जो एसटी है वो पुंछ राजौरी की तरफ है। आपने देखा कि पुंछ राजौरी में पार्लियामेंट की इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी की तरफ कितने सेगमेंट पे बीजेपी लीड कर रही थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो एक सारा का सारा सामने, बिल्कुल सामने है। क्योंकि जैसे सरीन साहब ने ये कहा कि एक ट्रेडिशन वोट होता है पार्टी का, ये जो पहाड़ी वोट है या गुजर ये वोट है, ये ट्रेडिशन वोट है। वहां के रिलीजियस नेता है, रिलीजियस लीडर है मियां अल्ताफ जी, तो वो बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं पहाड़ी वोटर के लिए कि किस पार्टी को देना। वो सबको पता है मियां अल्ताफ जी एमसी के साथ कई दशक से आज उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो एमपी है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो वो लोग, ये लोग यहाँ पे वो उनका वो जो रिलीजियस लीडर है वो यहाँ पे वो कहते हैं, ये लोग वहां पे उन लोगों को, उन पार्टी को वो ये वोट डाल देते हैं, चाहे वो पहली तो एनसी रही, दूसरा आएगा पीडीपी में, तीसरी जाके आएगी कांग्रेस में, और चौथी में वहां अगर पहाड़ी स्टेटस में आएगी वो आएगी बीजेपी में। आपने देखा जैसे निशारा की सीट में सबके माइंड में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अब हम ये कहना यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा ना कि सबके माइंड में सब सोच रहे हैं कि उस सीट पे आज क्या हो रहा है। सबकी, हम हमेशा यही कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की नजर उस निशारा की सीट पे है, क्योंकि वहां पे भाजपा के प्रधान जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से। सुनील साहब, मैं आपसे भी अंतिम में जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक शोर जो उठा था कश्मीर के अंदर, वो था इंजीनियर रशीद का रोड पे बाहर आना। क्या रोल रहेगा इन चुनावों में? इंजीनियर रशीद आतंकवादी नेता है, अब केंद्र सरकार ने उनको जमानत पर छोड़ दिया, पैरोल पर वो है। चुनाव का उनका असर तिकोनिया होगा, वो उनका असर केवल कश्मीर में रहेगा। जम्मू प्रोविंस में उनका कोई असर नहीं है। जम्मू प्रोविंस में विकास का असर है। भारतीय जनता पार्टी और पिछले 10 सालों में जो जम्मू प्रोविंस में विकास हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। एम्स बना है, आईआईटी बना है, आईआईएम बना है, रोड्स बने हैं, ब्रिज बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं। जम्मू में विकास की बहार है और लोग उस मुद्दे को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यो विकास जम्मू प्रोविंस में किया है। टनल बनी है, जवाहर टनल के नीचे जो नई टनलें बनी है, जो एक 299 किलोमीटर का रास्ता जम्मू डाक बंगला से श्रीनगर डाक बंगला था, वो 199 किलोमीटर रह गया है। जो 8-10 घंटे का रास्ता था वो 4 घंटे रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास ही विकास हुआ है, उस मुद्दे को भी देखा जाएगा, उसको लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो कल चुनाव होगा उन सब बातों का आकलन होगा। मैं सोचता हूं कि केंद्र की जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर में प्रभावित करेंगी और केंद्र की पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों को सूट करती है। आने वाले चुनाव सुखद अनुभव करेंगे लोग। बिल्कुल सही कहा, और उम्मीद भी करते हैं जिस तरह से चुनाव जो प्रचार हुए हैं, जो 2 चरण हो चुके हैं, बड़े शांतिपूर्वक प्रचार हुआ है, शांतिपूर्वक चुनाव हुए, तीसरा चरण भी ठीक ठाक निकल जाएगा
और इसके साथ ही हम पीपी न्यूज लाइन की ओर से सभी वोटर्स जो है, तीसरे चरण के वोटर हैं, उनको भी अपील करते हैं, कल आइएगा, निकलिएगा घर से और अपने वोट का अधिकार जो है उससे जरूर पूरा कीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। सरकार कैसे बनती है कैसे नहीं बनती आपके ऊपर निर्भर है, और उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें जो हमारे साथी ने आपको बताई हैं, इन सब का भी एक बहुत बड़ा आंकलन होगा और 8 तारीख को पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, विकास कितना एक्सेप्ट किया है, बाकी चीजों को कितना उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये सारी चीजें 8 तारीख को पता चल जाएगी। सरीन जी, सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये बहुत बड़ी जानकारी थी। अब कल शाम को मिलेंगे, फिर आपसे भेंट करेंगे और जो भी चुनावों की जानकारी होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।